अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वैसे तो मुल्क पिछले 74 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर इस वक्त मुल्क को जिन सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का एक साथ सामना है, इसकी मिसाल शायद ही कभी मिलती है। मुल्क इस वक्त इदारों के दरमियान टकराव और बड़े बहरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बैनुल अक़वामी इदारे वक्त से पहले हुकूमत के घर जाने की बातें कर रहे हैं। हुकूमती वुज़रा खुद आईनी मेल्टडाउन और ब्रेकडाउन के खदशात का इजहार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत और रियासत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करने का फैसला कर लिया है और इसी सूरत हाल को लेकर बहुत जल्द किसी बड़े टकराव का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के बाद हुकूमती वुज़रा मुसलसल अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मगर अब तनकीद का यह सिलसिला तशवीशनाक तौर पर धमकियों तक पहुंच गया है और अब बाकायदा जजेस को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इमरान खान को वापस लाने या मुल्क की तरक्की को दांव पे लगाने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी हुकूमती रहनुमाओं की अदलिया के खिलाफ महाजराई इंतहा पर पहुंच रही है, जिस पर आगे जाके हम तफसील से बात करेंगे। मगर पहले बात करते हैं मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक एक अहम पेशरफ की, जहां इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। इस फैसले की एक मुमकिन वजह यह भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त फौरी तौर पर मुकर्रर नहीं हो सकी है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी 2-1 की अक्सरियत से यह फैसला कर चुकी है कि जब तक तफसीली फैसला जारी नहीं किया जाएगा तब तक नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अब यह देखना होगा कि वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट इस बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, और यह भी देखना होगा कि जब यह मामला कौमी असम्बली में स्पीकर के पास जाएगा तो स्पीकर भी फैसले पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को नोटिफाई करेंगे या स्पीकर की जानिब से मामला लटका दिया जाएगा, जिसका बाज़ हल्कों की जानिब से खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वावडा ने कल इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। ये तो आने वाले 3 महीने डेडली क्रूशल है। क्यों? उसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए, रिजर्व सीट्स का जब फैसला आया तो उसके अंदर एक कंफ्यूजन आ गया। आइन में एक जगह लिखा हुआ है 3 दिन में आपने डिसाइड करना है और तशरीह आई है कोर्ट से 15 दिन की। तो इस कंफ्यूजन के बीच में ये तो एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं करेगी गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन कर भी देगा तो एक्चुअली तो गेम आनी है स्पीकर के पास, स्पीकर बैठ जाए, ठीक है, उसका इम्यूनिटी है और तसादुम है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है ना। एक जगह 3 दिन जितने जो लिखा हुआ है वो 3 दिन है, आपने तशरीह कर दी। तशरीह करने का आपका राइट है, रीराइट करने का राइट आपके पास भी नहीं है, कोर्ट्स के पास भी नहीं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज और कल इस मामले पर होने वाले इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया में बताया है कि आज के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला हुआ है और साथ ही इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत की गई है कि अगर फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को एक सियासी पार्टी की जानिब से बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कमीशन से इस्तीफे के मुतालबे को मजाका खेज करार दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बैट का निशान वापस लिया गया, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में इस बात की भी तस्दीक की है कि जिन 39 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA करार दिया गया है, उन्होंने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर की थी, मगर पार्टी उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट डिक्लेरेशन RO के पास जमा कराना जरूरी होता है, जो इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। जबकि 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने कागजात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, ना पार्टी वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया, जिसके बाद रिटर्निंग अफसरान ने उन उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के बजाय फैसला तस्लीम करते हुए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने पर रजामंदी जाहिर कर ली है, मगर वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर मुज़ाहमत जारी है। कल एक इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया को हेड ऑन लेने की बात की है, जबकि आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेकाम का बाइस बनेगा। जजेस मुल्क को चलने दें, किसी ने सियासी अदम इस्तेकाम की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मरियम नवाज ने यह इल्जाम भी लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है
जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी हुकूमत अब अदलिया पे तनकीद से आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आईनी हाथों से निपटने की धमकियां दे रही है। और तशवीश की बात यह है कि एक ऐसे मामले पर अदलिया को धमकाया जा रहा है जहां हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से भाग रही है। मरीम नवाज के अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कल इल्जाम लगाया कि सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर गुजरने के बाद जजेस 8 फरवरी के इलेक्शन को भी कलअदम करार देंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हुकूमत मुज़ाहमत करेगी। सरगोशियां ये भी हुई हैं कि अक्टूबर आ लें दो, इन्होंने फिर इलेक्शन भी जोड़ा है साढ़े अगे लगी दी है दरखास्त, असी वो भी कर लव वो भी निबड़ लवेंगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के बारे में ऑडिट करने के हवाले से जो ऑडिट बाकी जो है कि जी नल एंड वाइड, अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो इससे पहले हुकूमत भी ये चाहेगी कि भाई हम खुद ही चले जाएं घर, इलेक्शन अनाउंस कर दें या नहीं? वी विल डिफेंड इट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में इस खदशे का भी इजहार किया कि मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। मेरी गट फीलिंग है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है कि ये जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। जो है मार्शल आर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। अल्टीमेटली ये कोई ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा। यानी मुस्तबिल करीब में हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ने का इम्कान है। और ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब हुकूमत को पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में बड़े सियासी चैलेंज का सामना है, जिस पर वफाकी हुकूमत ने पहले तो पाबंदी लगाने का ऐलान किया, मगर बाद में हुकूमत को ख्याल आया कि पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद होना चाहिए था, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है। आज इस हवाले से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर मामलों पर गुफ्तगू हुई है। जराये के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तेफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामान और काबीना में जेर गौर लाया जाए। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो वाजे कर दिया है कि जो रिजर्व सीट वाली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर वो अमल दरामद करेंगे। अगर कहीं रहनुमाई की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट से तो वो भी हासिल करेंगे। अब हुकूमत का क्या फैसला है, आप भी अमल दरामद करेंगे या फैसले के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखेंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आईनी अदारा है, तो वो अपना फ़ैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हैं। अगर वो समझते हैं कि कोई अबहम है तो उसकी क्लैरिटी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं और अमल दरामद जो है वो जिस हिस्से पे वो करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी जब ये मामला हुकूमत के पास आएगा तो या पार्लियामेंट के पास आएगा या स्पीकर साहब के पास आएगा तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो भी इस फैसले का जो है वो जायज़ा लेंगे और जो आइन और कानून का तकाजा है उसके मुताबिक अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो आप लोगों ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन कल 2-1 से फैसला आ गया कमेटी का कि जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आता तब तक नजरसानी की जो दरख्वास्त है वो नहीं सुनी जा सकती। तो वहाँ से तो फिलहाल आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम तो बड़ा वाजे है कि 15 दिन में आपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है और तहरीक इंसाफ के लोगों को मौका दिया हुआ है कि वो शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि जो अगला स्टॉप है
वो नेशनल असेंबली है जहां पे स्पीकर ने अब फैसला करना है कि इन लोगों को नोटिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल्ड डिसीजन है वो जल्द आ जाएगा और विद इन 15 डेज़ ही आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी इस बात का इदराक होगा कि अगर एक पार्टी जो है वो या एक फ्रीक जो है वो उस फैसले से मुतासर है और वो उसके ख़िलाफ़ अपील में आना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए, फेयर चांस जो है वो मिलना चाहिए। और वो जब डिटेल डिसीजन के बाद मिलेगा तो उस देर तक, उस वक्त तक जो है वो अमल दरामद के ऊपर भी जो है वो देखा जा सकता है कि इसमें आइनी और कानूनी तकाज़े क्या हैं। नहीं, उस पर तो मेरे ख्याल से वाज़ेह पोजीशन है कि ये आपने इम्प्लीमेंट करना है और ऐसा नहीं लगता राना साहब कि विद इन 15 डेज वो डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा। और अगर नहीं आता, ऐसा ही होता है तो फिर अमल दरामद कर लेगी हुकूमत। इसमें जो है वो लीगल टीम से राय ली जानी चाहिए कि ऐसी सूरत में जो है वो डिटेल डिसीजन का इंतज़ार और जो रिव्यू पिटीशन होनी है उसके फ़ैसले का इंतज़ार जो है वो किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तो उसके मुताबिक जो है वो फिर मुतल्लिका जो भी हुकूमत या अगर स्पीकर ऑफिस है तो वो फैसला करेगा। राना साहब, फैसल वावड़ा साहब, सेनेटर फैसल वावड़ा यकीनन आपकी लीगल टीम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आज़ाद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये बात कही है कि कौमी असम्बली के स्पीकर के पास जब मामला जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे उसको लटका दिया जाए। और क्योंकि स्पीकर ऑफिस को इम्यूनिटी हासिल है, पार्लियामेंट को इम्यूनिटी हासिल है, तो शायद उनका अंदाज़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, ECP के अमल दरामद के फैसले के बावजूद ये मामला अब स्पीकर लेके बैठ जाएंगे। क्या ये है प्लान? नहीं, देखें, ये तो उनकी राय है ना, इस बारे में स्पीकर साहब के ऑफिस से तो कोई बात नहीं हुई और जब मामला उनके सामने आएगा तो उसके ऊपर वो अपनी राय कायम करेंगे या उसके ऊपर जो है वो देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जो है वो आइन के आमतौर पे फैसल वावड़ा साहब अपनी राय नहीं देते, वो जो है बता देते, पेशगोई कर देते कि आगे क्या होने जा रहा है। अक्सर सही भी हुई हैं उनकी पेशगोइयाँ कि आगे क्या प्लान A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। नहीं, देखो, वो अक्सर बेशतर सही भी हुई है, सही नहीं भी हुई, लेकिन ये क्योंकि मामला जो है वो स्पीकर ऑफिस से मुतल्लक है, इसलिए उस ऑफिस की तरफ से या स्पीकर साहब की तरफ से जब तक इसके ऊपर कोई इज़हार नहीं होता या राय नहीं आती तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये बात जो है ये कब्र अज़ वक्त होगी। अच्छा, आप तो मोहतात अंदाज से बात करें, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हम मज़ाहमत करेंगे। आज मरीम नवाज साहब ने भी कहा है कि हम जो है इसको जो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वापस लाना चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम मामलात को डिस्टेबलाइज करने नहीं देंगे। तो वो तो बड़े वाज़ेह पोजीशन ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। देखिए, हम इसके ऊपर बिल्कुल हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर आइन एक बात कहता है और कोई दूसरा अदारा कोई और बात कहता है तो हम मुल्क के आइन के साथ खड़े होंगे, इसमें तो कोई दूसरी जो है वो राय नहीं है। आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, उस पर अमल दरामद अगर नहीं होगा तो फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब सही कह रहे हैं कि आइनी ब्रेकडाउन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, मेल्टडाउन हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी तो आप पर आएगी ना। फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अमल करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आइनी नहीं शहजाद साहब, अच्छा लगे या बुरा लगे कि वाली कौन सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आइन को अमेंड करने का इख्तियार एक डिक्टेटर को दिया था तो वो आइनी फैसला था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने का फ़ैसला दिया था किसी ताले आज़मा के दबाव में आके, वो सही फ़ैसला था। जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दिया था, वो आइनी फ़ैसला था। उस वक्त भी पूरी कौम और लोग जो है वो आइन के साथ खड़े थे, उन्होंने उन फैसलों को कभी तस्लीम नहीं किया और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल आखिर कहा कि हमारे फैसले जो है वो गलत थे जी। तो इसलिए ये चीज़ जो है इससे कोई जो है वो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा, कोई ज़लज़ला नहीं आ जाएगा। ये चीज़ें जो है एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाले मुल्क में जो है ये चीज़ें
डिस्कस हो सकती है, तो आपने जो मिसालें दी हैं उसके ऊपर राय भी आनी चाहिए। ये कोई आमरीयत तो नहीं है ना कि कोई आदमी अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। अगर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आइन से मुतसादम है तो मेरी उस राय को सुना जाना चाहिए। जो आपने माजी की मिसालें दी हैं डिक्टेटर के दौर की, उसकी मुमासलत आज के फैसलों से एक तो होती नहीं है, और वो जो फैसले आप सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर भी अमल दरामद हुआ। उन्होंने अगर एलएफओ को गैर आईनी इकदाम को इंडोर्स किया तो मामला फिर वैसे ही चलता रहा, बेशक सियासी जमातों की और अवाम की मंशा कुछ और हो। लेकिन यहाँ तो उस एक्सट्रीम का कोई मामला भी नहीं है। उन फैसलों आइन की तशरीह की, यहाँ कौन से डिक्टेटर को इंडोर्स किया उन्होंने? नहीं, आइन की तशरीह है ना। आइन तशरीह जो है वो तशरीह में और आइन को आइन की एक वाज़े जो है वो मैंडेट या डायरेक्शन के अगेंस्ट जाने वाली बात जो है। अब कल को कोई फोरम जो है वो फैसला कर दे कि जी, या सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि शहजाद इकबाल साहब को सुबह जो है वो प्रेसिडेंट का ओथ दिया जाए और इनको इस मुल्क का सदर बना दिया जाए और मुल्क में सदारती निज़ाम जो है वो लागू कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? आप सुबह हल्फ उठा लेंगे। राणा साहब, आपको 11 जजेस का ये फैसला उतना ही बेतुका लग रहा है जिसकी मिसाल आप मुझे दे रहे कि मुझे कल कोई सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप सदर पाकिस्तान बन गए? मतलब किसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है? ये बेतुके का लफ्ज़ तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि 3 में और 15 में को आपको फ़र्क नज़र आता है कि 3 की तशरीह 15 हो सकती है? वो तो मामला ही अलग है ना राणा साहब। ये देखिए, ये थोड़ा मेरे ख्याल से आपकी तरफ से सुन्नी इत्तेहाद, सुन लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तशरीह जो है वो PTI हो सकती है। यानी अगर तशरीह जो है, तशरीह और चीज़ है और जो है वो एक वाज़े। अब आप देखें कि 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, वो फ़ैसला सरीहन आइन के ख़िलाफ़ था और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना जो है वो मुमकिन नहीं था, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो क्या कोई जो है वो यहाँ पे कोई ये भी आपकी और उस वक्त की हुकूमत की राय थी, कोई तबाही तो नहीं आ गई कि वो गैर आईनी फैसला था? वरना आइन तो बड़ा सिंपली कहता था कि 2 सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट सामने आके खड़ी हो गई, पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की कि नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आइन ये नहीं कहता। नहीं शहजाद साहब, ये आपकी राय है, आइन ऐसे नहीं कहता। आइन जो है वो यही कहता है कि इलेक्शन जो है वो 4 सूबों में और कौमी असम्बली में वफाक में जो है वो एक ही दफ़ा होने। इस तरह से तो फिर ये नहीं कहता कि कोई भी सूबा जो है वो 6 महीने पहले असम्बली तोड़ के इलेक्शन करवा के तो अगला इलेक्शन जो है वो उसको जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपनी फेवर में ले जाए। राणा साहब देखिए, आइन ये नहीं कहता ना। उस वक्त आप लोगों ने ये एक्सक्यूज इस्तेमाल किया था, ये टॉक शोज में तो बात होती थी, लेकिन करारदाद ये थी कि ना बजट है क्योंकि बजट एलोकेट नहीं किया गया था इलेक्शंस के लिए, ना सिक्योरिटी के हालात ऐसे कि इलेक्शन करवाए जा सकते हैं 2 सूबों में। ये दो इशूज हैं जिनको सामने रखा था और उस बुनियाद पर कहा गया था कि इलेक्शन नहीं हो सकते। नहीं, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी जो है वो मामला था कि उससे जो है वो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती थी कि जो एक इलेक्शन का जो एक बुनियादी तकाजा है वो डिफीट होता था। राणा साहब मुझे बताएं क्या कि ये हुकूमत और सियासी जमातें 2 सूबाई इलेक्शन करवा दिए जाते और हुकूमत और सियासी जमातें अगर ये फैसला करने लगी कि सुप्रीम कोर्ट का फला फैसला जो है वो आइन के मुताबिक नहीं, हम नहीं मानेंगे, तो फिर इस मुल्क में होगा क्या? तहरीक इंसाफ में जब 5-0 का फैसला आया, जब उन्होंने अदम एतमाद की दिन उन्होंने आर्टिकल 5 लगाने का फैसला कर दिया कि आर्टिकल 5 के तहत असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, उस वक्त तहरीक इंसाफ भी खड़ी हो जाती, कहती हम नहीं मानते, गैर आइनी फैसला है। ये फैसले अगर सियासी जमातों और हुकूमतों को दे दिए जाए तो फिर तो वाकई मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। तो नहीं, तो अगर नहीं सुन लेना, ये आप सिर्फ सियासी जमातों की तरफ ही क्यों जो है वो अपना जो है वो आप बात को जो है वो ला रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसा फ़ैसला दे दे जो कि आइन के जो है वो सरीहन ख़िलाफ़ हो, तो जिन लोगों ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया हुआ है तो वो फिर कहाँ पे खड़े होंगे? उनका भी तो कोई किरदार है और सारे
जो आइनी अदारे हैं, जी। क्या इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है? स्पीकर का ऑफिस नहीं है? बाकी इस मुल्क में अदारे नहीं हैं? क्या सब लोगों ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ फिर की जो है आप ये कह रहे हैं राणा साहब कि अगर ऐसे फैसले आए सुप्रीम कोर्ट से तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डायरेक्ट धमकियां दी जाएंगी, ये कहा जाएगा कि अगर आप इमरान खान को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा पहले कि आप उनको लाने की कोशिश कर रहे हो, ये कहा जाएगा कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मतलब अब ये है कि मामला जजमेंट पे तनकीद से पहले पहुंचा जजेस पे तनकीद पर, और अब जजेस को धमकियां दी जा रही हैं कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नहीं देखें जजेस पे जो तनकीद करने वाले लोग हैं, जो जजेस के फ़ैसलों की बुनियाद के ऊपर जो जिस किस्म की जो है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि चीफ़ जस्टिस के मतलब चीफ़ जस्टिस जो है वो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है? उनकी कोई इज़्ज़त, कोई मर्तबा, कोई एहतराम नहीं है? उनके मतलब जो गुफ्तगू हो रही है वो आपने नहीं सुनी कल की? मरीम नवाज़ साहबा ने जो बात की है, मुहतरम जजेस को मुहतरम कह के, बाइज़्ज़त कह के, उनकी इज़्ज़त से उनको रिक्वेस्ट के अंदाज में अगर बात की है, तो वो बात तो जो है वो की जा रही है। तो चीफ़ जस्टिस साहब के मुतल्लक जो पिछले 3 दिन से गुफ्तगू हो रही है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, इज्जत उनकी कोई हैसियत नहीं है, काबिल मज़म्मत है। और रऊफ़ हसन साहब जैसे दीगर रहनुमाओं को हमने सामने बिठा के इस पे बात की कि क्या तरीका है कि आप जजमेंट पे तनकीद करें, लेकिन जज पे कभी बायस का इल्ज़ाम, कभी और किस्म की गुफ्तगू वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरीम साहिबा ने तमीज़ से बात की। आप कह रहे हैं कि अगर तमीज़ से भी धमकी दी जाए कि आप एक तो पहले इल्ज़ाम लगाएं कि आप इमरान खान को लाना, आप वाकई समझते हैं कि जजेस जो 11 जजेस ने कहा है कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और ईसीपी ने गलत फैसला किया, उन्होंने गलत तशरीह की हमारे फैसले की, तो ये जजेस जो है 11 जजेस ये इमरान खान को लाना चाहते हैं? मतलब इनकी कोई लीगल थॉट नहीं है, कोई इनका लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ओपिनियन नहीं है, ये इमरान खान को लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? आप वाकई ये समझते हैं? नहीं, देखें जो चीज़ें आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे बहुत वाज़ेह हैं, यानी देखें ना वो यानी सवाल कुछ और था, फ़ैसला जो है वो कुछ और आया है, तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर हक देती हैं कि आप एक फैसले पे तनकीद करें, इज़्ज़त एहतराम के लिमिट्स के अंदर रहते हुए फैसले पे फैसले तनकीद के ऊपर अपनी राय का फैसले पे राय दें, लेकिन वो कर सकते हैं, फैसले पे राय देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब आप लोगों ने कहा आईनी हाथों से निपटेंगे, कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे? अगर कल को भी एक और फैसला आता है, ये फैसला जजेस के साथ क्या करेंगे? नहीं, आईनी हाथों से निपटने की बात जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई एज सच वो कोई तहरीक तो नहीं ला रहे, या वो कोई जो है वो 9 मई तो बपा नहीं कर रहे। आहिनी हाथों से तो उन कुव्वतों से निपटने की बात है जिन्होंने 9 मई किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से आज पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहब ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि वो पीटीआई की बात नहीं करी, वो कह रहे अगर आप इमरान खान को लाए, अगर आपने डिस्टेबलाइज किया तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, आईनी हाथों से निपटेंगे आपसे। नहीं, इमरान खान को लाने वाली बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देखो फैसला दिया है ना। इमरान खान को लाने के लिए जो कुव्वतें जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है वो उसी तनाज़र में उन्होंने सारी बात की। राणा साहब देखिए, पीटीआई का जो रिकॉर्ड है और काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी उन्होंने जो कंटेम्पचुअस गुफ्तगू की है गलत है, लेकिन आप लोगों का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना। देखिए, एक पनामा बेंच था, उसके हवाले से आपका था कि देखिए उस वक्त वो गठजोड़ था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मॉनिटरिंग जज था, समझ आता है। फिर आपने 2 सर्विंग जजेस उस वक्त के थे, उनके बारे में जलसे में तस्वीर लगा के उनके ऊपर तनकीद की। फिर जब जस्टिस बंदियाल साहब 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात कर रहे थे तो आपने अमल दरामद नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत आता है तो आप वहाँ पे 6 जजेस के खिलाफ तहरीक शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ बयानात आपके वज़रा देना शुरू कर देते हैं। फिर अब यहाँ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का, तो यहाँ पे तनकीद शुरू हो गई है। मतलब आप लोग भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप लोग कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, ये कैसी रविश आप लेकर आ रहे हैं कि जो जज आपके खिलाफ फैसला देगा, साकिब निसार से लेकर काजी फैज़ ईसा साहब के कोर्ट तक, तब आप उन पर तनकीद शुरू कर देंगे और कहेंगे आईनी हाथों से निपटेंगे? देखिए, जब फिर इस किस्म की बातें होती रहेंगी, साकिब निसार की जो वो अपना ऑडियो जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसका जो है वो तनकीद, जिसकी तरदीद नहीं की जा सकी, उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो जिसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, गालिबन तारक रहीम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें वो मरीम नवाज़ साहबा का नाम लेके
कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सुना है? तो फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि जी फिर हम उनकी इस लेवल की गुफ्तगू का और फिर वो जज साहबान जिन्होंने इमरान खान को कहा कि भाई तुम किधर भागे फिर रहे हो, इधर हमारे पास लेके आओ एप्लीकेशन, हम तुम्हारा जो है वो काम करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फिर ताली दोनों हाथों से ही बजती है। और फिर जब टकराव की पोजीशन होती है तो उसमें फिर जो है वो आप एक तरफ को कहें कि जी आप तो हाथ बांध के खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ को कहें कि जी आप हमलावर हो जाएं, ऐसे नहीं होता। राणा साहब, उन जजेस के हवाले से एक ये तासुर था, आपकी भी शिकायत थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ है, जो पनामा केस उस दौरान फैसले आए, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि आप जजेस को कटहरे में खड़ा रह रहे हैं कि आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जाके गठजोड़ क्यों नहीं बना रहे हैं? यहां तो उल्टी चार्जशीट लगती है आपके हवाले से। नहीं, देखिए जो ये फ़ैसला है, देखिए उस फैसले के ऊपर तनकीद करने या उसके ऊपर अजहार राय करने का वो एक रिव्यू, एक तरीक़ाकार है, पिटीशन एक तरीक़ाकार है, वो करें। आप फैसले में सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप टॉक शोज़ में आकर बात तो करनी है ना, आप जब सवाल कर रहे हैं तो मैंने कोई ना कोई उसका जवाब किसी न किसी दायरे में रहते हुए तो देना है। तो मामला ये है कि जब इस तरह के फ़ैसले होंगे, जिन फैसलों की कोई लॉजिक, कोई जस्टिफिकेशन, कोई यानी आइन की तशरीह के नाम पे जब आइन ही रीराइट कर दिया जाएगा, तो फिर शहजाद साहब फिर इतनी तो आप इजाज़त दें ना आपने कि फिर इसके ऊपर इतनी बात तो होनी चाहिए। आपने उतनी बात भी कर रही है और मरियम साहिबा या ख्वाजा साहब ने जो बात की उसका जवाब भी आपने बहरहाल देना है टॉक शो पे बैठ के, क्योंकि वो तो अपनी बात करके चले गए। राणा साहब, एक और बात ख्वाजा साहब ने की है और वो ये है कि अक्टूबर के बाद इलेक्शंस जो है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा और इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये इत्तला कैसे पहुंची है और अक्टूबर के बाद क्यों होगा, अक्टूबर से पहले क्यों नहीं हो सकता, ये क्या जमानत है आपके पास? ये इत्तला उसी तरह से पहुंची है जिस तरह से ये इत्तला पहुंची थी कि इमरान खान साहब आप इधर उधर क्यों भागे फिर रहे हैं, पिटीशन लेके आए हमारे पास, जो आप करना चाहते हैं वो हम करके देते हैं आपको। ये उसी तरह से हमें इतला पहुंची है। वो इतला नहीं थी, वो तो बाकायदा कोर्ट में कहा गया था, साहब ने कहा था, वो तो कोर्ट में कहा गया था ना कि आप ले आए पिटीशन। यहाँ किसने कहा है? नहीं, पहले इतला थी। उसके बाद ये जिस तरह से कहा गया था कि चीफ जस्टिस अपना है, मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से हम निकालेंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है ना वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए। लोगों ने तो ये इतलाएं जो है ना, ये फिर अंदर की खबरें, अंदर की खबरें जो है ना वो फिर आ जाती हैं। लेकिन तो ये अंदर की खबर है। उस वक्त तो बहरहाल एक डिफरेंट माहौल था। उस वक्त ये मेरे ख्याल से अब तो एक ज़बान ज़्यादा आम है कि नवाज शरीफ को हटाने की कोशिश थी। इस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि कोई गठजोड़ है या कोई साजिशी थ्योरी चल रही है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर शहजाद साहब इससे पहले इन बिटवीन जो है वो जजेस, कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, सियासी जमातें, इससे पहले अगर 10 दफ़ा गठजोड़ हुआ तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो अब गठजोड़ तो होता रहा है ना। अच्छा, तो फिर जब होता रहा है तो फिर अब भी हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि मतलब अक्टूबर के बाद जो है इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया जाएगा, ये मतलब पक्की खबर है आप लोगों की? नहीं, पक्की खबर नहीं है। जिस तरह से ख्वाजा आसफ साहब ने बात की है जी कि उनको किसी तरफ से किसी ने कहा होगा कि जी इस किस्म की, जिस तरह से उन्होंने बात की कि इस किस्म की जो है वो यानी सरगोशियाँ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो ये कहीं बात हुई होगी। तो सर ये बताइएगा, आज आप भी उस मुज़ाकरात में थे, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक हो गया है? क्योंकि एक तो बैन वाली बात आप लोगों ने कर दी, इसहाक डार साहब पीछे हट गए, फैसल आवड़ा साहब कह रहे हैं कि ये 2 कश्तियों में जो सवार हो रही है ना नून लीग, इनको भी लग पता जाएगा, इनके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, तो उनकी बातों को ज़रा सीरियस लिया करें आप। तो क्या मामला है? पीपल्स पार्टी इत्तेफाक कर रही है कि बैन के मामले पे हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल। PMLN जो है वो कभी जो है वो 2 कश्तियों में सवारी वाली बात जो है वो हमारे ऊपर, हम हमेशा एक हमारा वाज़े इस इशू के ऊपर भी, इस मसले में भी हमारा जो है वो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। और ये जो बात हुई थी इसकी पाबंदी वाली, वो आप आइन तो पढ़ें,
जब 17(2) में, आर्टिकल 17(2) में जब ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डिक्लेरेशन देगी और वो डिक्लेरेशन 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, वो भाई वो डिक्लेरेशन जो है वो अप्रूव करनी है कैबिनेट ने। तो गवर्नमेंट अभी उस स्टेज के ऊपर है, वो डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल हमारे पास है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि पीटीआई का फॉरेन फंडेड से लेके गैर मुल्की एजेंसियों की के एजेंट के तौर पे और उनकी इमा के ऊपर, रियासत के ऊपर हमला आवर होने के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मुझे बताइएगा उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पाबंदी तो आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। बिल्कुल ठीक है। ये मामला ऐसे ही हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब तक ये पैगाम पहुंचा। शहबाज शरीफ साहब ने वजीर इत्तलात को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालो। ना नवाज शरीफ को पता था, ना काबीना के मेंबर्स को पता था, किसी को नहीं पता था। जब अता तारक साहब ने ऐलान किया तब किसी को पता था? नहीं, देखिए, जब ये मामला कैबिनेट में पेश होगा, कैबिनेट की अप्रूवल हासिल की जाएगी, सभी को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। जब अता तारक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको पता था कि ये प्लान है और ये होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब को पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पीटीआई को बैन करने का फैसला किया हमने? नहीं, ये फैसला तो खैर कैबिनेट में डिक्लेरेशन के लिए इंफॉर्मेशन जो भी प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को जब एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो फैसला करते हैं, इरादा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने कैबिनेट के सामने आर्टिकल 17(2) के तहत रखनी है, ताकि अगर कैबिनेट जो है वो इसको मुनासिब समझे तो वो डिक्लेरेशन जो है वो जारी करे और वो डिक्लेरेशन बाद में सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। तो ये फैसला बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, तफसील से बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, इसके बाद एक और मामला इसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। ऑपोजिशन जमातों और मुख्तलिफ फुकरा तंजीमों की मुखालफत के बाद आज जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के इजलास में कसरत राय से जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई है। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों जजेस की तकर्रुरी की मुखालफत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की इस बुनियाद पर मुखालफत की कि जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले उन्होंने ओहदा कबूल करने से माजरत कर ली थी। आज के इजलास में क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे रुकन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुसैन से। अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो इजलास हुआ है जीसीपी का, उसमें आप भी मौजूद थे बतौर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, और जराये से यह खबर सामने आई है कि 2 एडहॉक जजेस की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद साहब हैं, जिनके नाम की मंजूरी जेसीपी ने 8-1 की अक्सरियत से दी है, और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल साहब की मंजूरी जो है वो 6-3 से दी गई है। ये जराये से खबर आई थी, तस्दीक करेंगे कि यही मामला हुआ है? देखिए, मतलब है कि ये बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो उसमें तसहीह करना चाहूँगा जी। एक्चुअली अगर आप देखें तो जस्टिस तारिक मसूद साहब के बारे में तो होल कमीशन 9 के 9 मेंबरों ने उनकी तारीफ की। जो इख्तलाफ था, एक वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का था, और मुनीब अख्तर साहब ने ये कहते हुए कि वो बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और बहुत काबिल और सीनियर जज हैं, लेकिन उनका एतराज़ सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 182 के हवाले से था। तो बाकी जो है 8(1) के लिहाज से उनका नाम अप्रूव हुआ। जहाँ तक जस्टिस मियां खेल साहब का ताल्लुक है, उनका भी वो उनके नाम का 8 के 8 जज एग्री कर रहे हैं, लेकिन जब ये मसला आया कि उन्होंने पहले कंसेंट दी थी और आज एक व्हाट्सएप के जरिए से उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जितनी चल रही हैं उन कंट्रोवर्सीज के अंदर वो नहीं पढ़ना चाहते, और इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि भाई रिग्रेट करते हैं। तो उस पर कमीशन के मेंबरों ने कहा कि ये उनका क्लियरली हाफ हार्टेडली इसका बयान है, तो हम उनके नाम को अप्रूव करते हैं। उनसे दोबारा चीफ जस्टिस साहब बात करते हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उनका नाम अप्रूव करते हैं। अप्रूवल तो 8 के 8 जजों ने उनके नाम की थी, मतलब 9 मेंबरान की अप्रूवल थी उनके लिए। नहीं, 8 की ओके, सही है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यहाँ पे भी जो है उनको, वो तो उन्होंने टेक्निकली एतराज किया सारी अपॉइंटमेंट पर, और 8 जजेस ने उनका नाम भी 8 जजेस नहीं, 8 मेंबर है ना टोटल, क्योंकि जजेस तो इसमें 5 ही थे। सारी 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। और लेकिन जस्टिस याया आफरीदी साहब ने और मंसूर अली शाह साहब इस बात से जो है वो उनका डिसएग्रीमेंट था कि दोबारा उनसे पूछा जाए। ये सिर्फ इख्तिलाफ है, वरना उनके नाम को अप्रूवल तो उन्होंने भी किया था। सही।
तो आप मेंबर्स के पास उनका मैसेज आ चुका था जस्टिस रिटायर्ड मियां खेल का कि वो अब माजरत कर रहे हैं एडॉक जज बनने से? जी हाँ, उनका मैसेज व्हाट्सएप मैसेज आया था, वो चीफ जस्टिस साहब ने सुनाया था कि उनका ये मैसेज आया है। 2 जजेस जो हैं जस्टिस रशीद आलम साहब और मकबूल बकर साहब, उनका तो कंसिडर्ड व्यू था और पहले से उन्होंने कह दिया था कंसिडर्ड कि भाई हम नहीं जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो अपने उनकी दोनों की अपनी अपनी वजूहात की तो अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो इनके नाम की जस्टिस रिटायर्ड मियां खेल साहब के नाम की मंजूरी दे दी है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनसे दोबारा बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनको कन्विंस करने की कि वो आ जाए बतौर एडॉक जज। वो देखिए ये पूरा जुमला आपका जो है कन्विंस करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो ये हुआ कि भाई उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो अगर वो अपनी मर्जी से रजाकाराना तौर पर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमीशन ने उनका नाम अप्रूव कर दिया। सही, ये ज्यादा मुनासिब बात है कि उनसे बात करेंगे बजाय इसके कि वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अच्छा, इन दोनों जो रिटायर्ड जजेस के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जो आ रहा है, जो राय है वो मुख्तलिफ थी। आपने कहा उनकी जो 182 की इंटरप्रिटेशन है वही मुख्तलिफ थी, तो उनका क्या नुक्ता नजर था? देखें, वो ये कहते हैं कि जो 182 जो है वो जज की अपॉइंटमेंट नहीं है, वो कहते हैं टू अटेंड द सिटिंग है। तो वो एज ए जज अपॉइंटमेंट उनकी नहीं होती है और वो सीनियर जज हैं और रिटायर्ड हैं। अगर वो सिटिंग के लिए आते हैं तो उनको किसी और जूनियर जज के साथ बैठना पड़ेगा और वो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होती, वो सिटिंग अटेंड करने के लिए जो है वो आते हैं। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूँ। सही। और जब ये जेसीपी के सामने तजवीज रखी गई थी तो उस वक्त 4 जजेस थे और आपने खुद बताया कि 2 तो पहले ही माजरत कर चुके थे, लेकिन उस वक्त ये लिखा था उसमें नोटिफिकेशन में कि 3 साल का टेन्योर होगा। तो आज 1 साल के टर्म पे क्यों इत्तेफाक हुआ है? वो इस वजह से कि भाई एक चीफ जस्टिस साहब का तो देखिए सारे जो डिस्कशन भी डिटेल में वो इसी पर होता रहा कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस कितनी है। अब आप देखें टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस तो जो है वो कोई 28,000 से ज्यादा की है, क्रिमिनल केसेस भी 10,000 से ज्यादा हैं। तो अब ये इस पर उनको जो एडहॉक जज अपॉइंट किया जा रहा है वो इसके लिए कि किस तरह से खासकर उनकी जो एक्सपर्टीज है वो क्रिमिनल साइड के केसेस की है, तो वो उन केसेस की किस हद तक जो है वो उनको डिसाइड कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है इस सिचुएशन के ऊपर, उन केसेस के ऊपर, उनकी आइंदा की उन केसेस के डिसीजंस के ऊपर। और चीफ जस्टिस साहब काजी साहब जो है उनका टेन्योर सिर्फ अभी तकरीबन 3 महीने रह गया है, तो फिर आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो डिसाइड करेगा। तो इस लिहाज से उनका टेन्योर फिलहाल 1 ईयर किया गया। सही, लेकिन अगर टेन्योर 1 साल है तो आने वाले चीफ जस्टिस भी इनको हटा तो नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 182 तो ये कहता है कि एक दफा अपॉइंट हो जाएंगे तो इनके भी वही इख्तियारात हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। तो यानी कि उनके हटाने का तरीका तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत ही होगा, या आप ये समझते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो उनको हटा सकते हैं अगर चाहें तो 3 महीने के अंदर? चीफ जस्टिस नए हटा नहीं सकते, उनको 1 साल के बाद दोबारा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और इसीलिए 1 साल दिया हुआ है ताकि फिर नए चीफ जस्टिस जो है ये जो देखिए ये जो अपॉइंटमेंट शहजाद साहब है ना 182 का, ये एज ए रेगुलर अपॉइंटमेंट जैसे 175A के तहत अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या नहीं है। बिल्कुल सही है। ये है इन कंसल्टेशन विद द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ चीफ जस्टिस कंसल्ट करके कर सकता है, और कंसल्टेशन का मतलब अल जिहाद ट्रस्ट केस का मीनिंगफुल कंसल्टेशन का है, तो इससे ज्यादा कोई और मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो नहीं हो सकती। लेकिन अखर साहब क्या मीटिंग बुला के ये बात भी ज़ेरे बहस आई, क्योंकि मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशन है उन्होंने ये भी नुक्ता उठाया कि अगर एडहॉक जजेस आते हैं तो उनका जो टर्म और टेन्योर होता है, क्योंकि वो एक तरीके से हुकूमत डिसाइड कर रही होती है, इस कमेटी में इस काउंसिल में हुकूमती मेम्बरान भी होते हैं, तो फिर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसकी कॉम्प्रोमाइज होने का खदशा रहता है। तो क्या इस बात को भी ज़ेरे बहस लाया गया? जी नहीं, देखिए बात यह है कि ये बात ज़ेरे बहस लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई बंदा कोई भी कमीशन का मेंबर इस तरह से सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले कितनी एक लाइन ऑफ जजेस है कि जो एडहॉक जजेस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मौजूदा, एक तो हर चीज शहजाद साहब पोलिटिसाइज हो गई है और हर चीज को पॉलिटिक्स की नजर से चीजों को देखा जाता है। ये जो एडहॉक अपॉइंटमेंट है इसके लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, केपी बार काउंसिल, बार सुप्रीम कोर्ट बार के बार एसोसिएशनों की तरफ से चीफ जस्टिस को एक अरसे से कहा जा रहा था कि आप ये जितने भी केसेस लगते हैं
वो पॉलिटिकल केसेस लगते हैं और फुल कोर्ट उसमें बन जाती है या मैक्सिमम जजेस उसके अंदर बैठ जाते हैं, तो लोगों के जो केसेस हैं वो डिसाइड नहीं हो रहे हैं। तो आप इतनी पेंडेंसी हो गई है और इस वजह से आप एडहॉक जज अपॉइंट करें। बेसिकली तो ये बार काउंसिल्स की तरफ से डिमांड था और उनके कहने के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने किया। अब उसके ऊपर मौजूदा 13 जजेस का जो केस है, जो डिसीजन है, उसके अंदर तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि ये इनमें से कोई बैठेगा, क्योंकि वो तो रिव्यू उसमें फाइल हुआ, वो वही जजेस होंगे जिन जजेस ने वो केस डिसाइड किया है। सेकेंडली ये है कि ये तमाम, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई ये पॉलिटिसाइज होता है, किया जा रहा है चीजों को, क्योंकि डिसाइड भी बेंच बनाने का वो 3 जजेस की आप कमेटी। बिल्कुल सही। मुझे अख्तर साहब ये बताइएगा, क्योंकि आपने कहा 28,000 केसेस की पेंडेंसी है, 10,000 तो क्रिमिनल केसेस हैं, तो ये जो एडहॉक जजेस होंगे 1 या 2, वो सिर्फ क्रिमिनल साइड के केसेस ही सुन सकेंगे या कोई आईनी मामला आएगा, कोई फुल कोर्ट होगा या कोई सियासी केस होगा तो उसमें भी वो बेंच का हिस्सा बन सकेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो उसका हिस्सा बनेंगे, और अगर किसी और बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी फिर 3 जजेस डिसाइड करेंगे। 3 जजेस डिसाइड करेंगे, लेकिन कोई आईनी कदगन नहीं है, ये बन सकते हैं उन बेंचेस का हिस्सा? हाँ, नहीं, कदगन नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा अख्तर साहब कि ये जो सारा मामला है, हमारे जराए बताते हैं कि ये तो बहुत जल्दी निमट गया था, और इसके अलावा भी आज जो है कुछ मौजूआत पे बात हुई है इस जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में। नहीं, कोई और डिस्कशन नहीं। मैं आपसे उससे क्लियरली और मैं ओपनली बात करता हूँ, कोई और किसी इशू पर डिस्कशन ही नहीं हुई है, इसी के ऊपर डिस्कशन। मैं बता देता हूँ जराए क्या कह रहे हैं। जराए ये कह रहे हैं कि कुछ जजेस ने, जो लॉ मिनिस्टर थे आजम नजीर तारा साहब, उनसे ये पूछा कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ मामला जा सकते हैं, तो उनसे ये पूछा गया है कि क्यों उनको ये महसूस होता है हुकूमत को कि मामला इस तरफ जा सकते हैं। इस मामले पर भी बहस हुई है आज? नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। मैं बिल्कुल आपको कमिटमेंट के साथ वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, आप किसी तरह से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप वहाँ पे थे। ख्वाजा आसिफ वाली कोई बात नहीं हुई। हाँ, एक चीज वो है कि कुछ लेटर्स कोई जो है, जो पीटीआई के पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियंस ने कुछ लेटर लिखे थे चीफ जस्टिस साहब को जी, और वो लेटर मुनासिब नहीं थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने बताया तो मेंबर्स ने कहा कि इसको इग्नोर कर दें, ये फर्दर पॉलिटिसाइजेशन होगी, इस वजह से इसको हम देखते ही नहीं है। और वो किन लेटर्स का जिक्र किया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने? नहीं, ये मतलब है कि वो उमर अयूब साहब ने और शिबली फराज ने और उनके और ने वो उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखे थे। अब वो कमीशन ने कहा कि ये पॉलिटिकल तौर पर पॉलिटिसाइज चीजों को किया जाता है, इसको हम गौर करने के लिए तैयार नहीं है और ना इसके बारे में, मतलब ये फोरम नहीं था जहाँ पे ये डिस्कस हो सके। मैं इस तरह से आप दी रिकॉर्ड इसको कह सकते हैं या आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि और डिस्कशन, तो डिस्कशन इसके ऊपर कोई नहीं हुई। वो 2 मिनट की बात हुई कि वी डोंट कंसिडर दीज लेटर्स एंड इट इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। आज की मीटिंग भी उन्होंने अटेंड की और बताया कि 2 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड मियां खेल साहब क्योंकि माजरत कर चुके थे और अपना मैसेज कन्वे कर चुके थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो उनके नाम की मंजूरी तो आज दे दी गई है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा फर्दर उनसे बात करेंगे और उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट का फैसला किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।